श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम दुजान विधि से भार ज्ञात करना सीखेंगे। दुजान विधि से भार ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हम दो खड़ी लाइन और एक पड़ी लाइन खींचते हैं। ये क्या कहलाता है? प्रथम खंड। ये कहलाता है मध्य खंड और ये कहलाता है तृतीय खंड। सबसे पहले हम भाजक देखते हैं। तो यहाँ पर भाजक कितना है? 112। भाजक कितना है? यहाँ पर 112। अब इस भाजक में से हम द्विजांक और मुख्यांक का पता लगाएंगे। किसका पता लगाएंगे? द्विजांक का और मुख्यांक का। तो ये द्विजांक क्या होता है और मुख्यांक क्या होता है? तो द्विजांक होता है इस भाजक का इकाई युक्त अंक। इस भाजक का इकाई युक्त अंक या इकाई युक्त कई अंक। इकाई युक्त कई अंक क्या कहलाएंगे? द्विजांक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? द्विजांक। द्विजांक क्या होता है? भाजक का इकाई युक्त अंक या इकाई युक्त कई अंक क्या कहलाते? द्विजांक कहलाते। इस द्विजांक को हम घात के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में लिखते हैं? द्विजांक को घात के रूप में। द्विजांक को हम घात के रूप में लिखते हैं। द्विजांक को किसके रूप में लिखते हैं? घात के रूप में लिखते हैं। द्विजांक क्या होता है? इकाई युक्त अंक या इकाई युक्त अंक या इकाई युक्त कई अंक क्या कहलाते? द्विजांक। द्विजांक को किसके रूप में लिखते हैं? घात के रूप में। और शेष बचे द्विजांक लेने के बाद जो शेष बचे अंक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? शेष बचे अंक मुख्यांक कहलाते हैं। शेष बचे अंक क्या कहलाते हैं? मुख्यांक कहलाते हैं। और मुख्यांक को हम आधार के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में लिखते हैं? आधार के रूप में लिखते हैं। द्विजांक विधि से भार ज्ञात करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? द्विजांक की और मुख्यांक की। द्विजांक क्या होता है? इकाई युक्त अंक यानी कि केवल एक अंक या एक से अधिक अंक भी हम ले सकते हैं। जैसे ये भाजक है तो इस भाजक में हम एक अंक दो को भी हम क्या मान सकते हैं? द्विजांक। और एक से अधिक अंक जैसे 12 इसको भी हम क्या मान सकते हैं? द्विजांक मान सकते। और इसको हम किसके रूप में लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे घात के रूप में। जबकि मुख्यांक क्या है? जैसे हमने यहाँ पर 2 ले लिया इकाई युक्त अंक द्विजांक में, तो शेष कौन से अंक बचे? 11। इस 11 को हम किसके रूप में लिखेंगे? मुख्यांक के रूप में लिखेंगे। और भाग हमेशा किसका देते हैं? मुख्यांक का देते। किसका देते? मुख्यांक का देते। और इन द्विजांक और मुख्यांकों को हम लिखते प्रथम खंड में लिखते। हम लिखते प्रथम खंड में। कैसे लिखते? यहाँ पर देखिए, मैं मेरी सुविधा अनुसार इकाई युक्त अंक को क्या मानता हूँ? द्विजांक। तो इसको तो लिखूंगा मैं किसके रूप में? पावर के रूप में। और इस 11 को मैं क्या मान लेता हूँ? मुख्यांक। तो इसको मैं किसके रूप में लिखूंगा? आधार के रूप में। ये लिखने का क्या होता है? तरीका होता है। तो यहाँ पर 2 क्या कहलाएगा? द्विजांक। और 11 क्या कहलाएगा? घात कहलाएगा। 11 क्या कहलाएगा? मुख्यांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मुख्यांक कहलाएगा। 2 क्या कहलाएगा? द्विजांक। और 11 क्या कहलाएगा? मुख्यांक कहलाएगा। इसी तरह देखते हैं प्रथम खंड में। ये तो क्या हो गया? ये तो मैंने किसके रूप में ले लिया? 2 को तो मैंने किसके रूप में ले लिया? घात के रूप में। इसलिए ये तो क्या कहलाया? द्विजांक कहलाया। क्या कहलाया? द्विजांक। और 11 को मैं ले रहा हूं किसके रूप में? घात के रूप में। इसलिए ये क्या कहलाएगा? मुख्यांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मुख्यांक। ये तो हो गया द्विजांक और ये कहलाएगा मुख्यांक। आगे हम देखते हैं जितने अंक हम किसमें लेते हैं? द्विजांक में लेते हैं। जितने अंक किसमें लेते हैं हम? द्विजांक में। उतने ही अंक कहाँ चले जाते? तीसरे खंड में चले जाते। कहाँ चले जाते? तीसरे खंड में। तो हम देखते हैं ये अंक तो कहाँ रहेंगे? मध्य खंड में। द्विजांक में हमने एक अंक लिए, एक अंक लिया, इसलिए ये तीसरा अंक कहाँ चला जाएगा?
तीसरे खंड में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? तीसरे खंड में चला जाएगा। आगे हम इस मुख्यांक का भाग देते हैं किसमें? 4 में। क्या इस 11 का भाग 4 में चला जाता है? नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इस 45 में किसका भाग देंगे? 11 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे? 11 का भाग देंगे। तो भाग देते 45 में भाग देते किसका? 11 का। 45 में किसका भाग देंगे? 11 का। तो भाग कितने में जाएगा? भाग जाएगा 45 में भाग दिया हमने किसका? 11 का। तो 11 चौका 44, घटाओ कितना बचा? 1। तो जिसका भाग दिया जाता है वो तो क्या कहलाता है? भाजक। और जिसमें दिया जाता है वो क्या कहलाता है? भाज्य। और जितनी बार जाता है वो क्या कहलाता है? भागफल। और जो नीचे बचता है वो क्या कहलाता है? शेषफल। तो यहाँ पर भागफल कितना प्राप्त हुआ? कितनी देर भाग गया? यहाँ पर भाग गया हमारा 4 बार, इसलिए भागफल तो क्या कहलाएगा? 4। और शेषफल कितना शेष बचा? शेषफल बचेगा 1। कितना शेष बचेगा? 1 शेष बचेगा। भागफल को कहाँ लिखेंगे? हमने भाग किसमें दिया? 45 में। किसमें भाग दिया? 45 में। तो हम किसके नीचे लिखेंगे? इस 5 के नीचे। किसको लिखेंगे? भागफल को। भाग खाते हुआ आ गया, खाते दे दिया हमने भाग 45, यानी 5 के नीचे लिखेंगे। किसको लिखेंगे? भागफल को। और शेषफल को कहाँ लिखेंगे? हम भाग खाकर ले चुके हैं 45 तक, इसलिए इस 45 से आगे किसको लिखते हैं हम? शेषफल को। तो शेषफल कहाँ आएगा? 45 और 3 के बीच में। अब आप देखो, अब आपका नया भाज्य क्या मिल गया आपको? इसको हम क्या पढ़ेंगे? नया भाज्य। तो आपके पास नया भाज्य क्या हो गया? 13। कितना हो गया? 13। तो आगे आप लिखोगे नया भाज्य बराबर 13। नया भाज्य क्या मिल गया? 13। हम भाग किसमें देंगे? संशोधित भाज्य में। इसलिए अब हमको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? संशोधित भाज्य की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? संशोधित भाज्य की। और संशोधित भाज्य का सूत्र होता है संशोधित भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल अंक। संशोधित भाज्य बराबर नया भाज्य माइनस संशोधित भाज्य बराबर होता है नया भाज्य माइनस भागफल अंक गुणा द्विजांक। संशोधित भाज्य बराबर क्या होता है? नया भाज्य माइनस भागफल अंक गुणा द्विजांक। संशोधित भाज्य बराबर होता है, इनको हम संकेत के रूप में दर्शा देंगे। ये संकेत। तो संशोधित भाज्य का सूत्र होता है नया भाज्य माइनस भागफल अंक गुणा द्विजांक। इस सूत्र में हम इसको रखते हैं। तब संशोधित भाज्य बराबर हमें प्राप्त होगा नया भाज्य कितना है? नया भाज्य हमें क्या मिला? 13 माइनस भागफल अंक कितना मिला? भागफल अंक कितना है? यहाँ पर क्या लिखते हैं हम? भागफल। तो भागफल अंक कितना हो गया? 4 गुणा द्विजांक कितना है? 2। द्विजांक कितना है? 2 बराबर। इसको सॉल्व करते 13 माइनस 4 गुणा 2 करेंगे कितना? 8। 13 में 60 गए तो कितना आया? 5। तो हमारे पास संशोधित भाज्य कितना प्राप्त हो गया? हमें 5। कितना प्राप्त हो गया? 5 प्राप्त हो गया। यदि संशोधित भाज्य ऋणात्मक प्राप्त हो जाता है, यदि ये संशोधित भाज्य क्या प्राप्त हो जाए? ऋणात्मक प्राप्त हो जाए, तो हम क्या करते हैं? हम भाग कम बार देते। जैसे यदि यहाँ पर ये क्या आ जाता? ऋणात्मक आ जाता माइनस का 5, तो हम भाग 4 बार नहीं देकर कितनी बार देते? 3 बार। कब तक देते? तब तक संशोधित भाज्य क्या नहीं हो जाता? धनात्मक नहीं हो जाता। क्या नहीं हो जाता? धनात्मक नहीं हो जाता। तब तक हम भाग क्या करते? तब तक हम भागफल को क्या करते रहते? कम करते रहते। अब हम भाग किसमें देते? भाग हम संशोधित भाज्य में देते। किसमें देते? भाग हम किसमें देते? संशोधित भाज्य में देते। अब इस 5 में हम किसका भाग देंगे? भाग किसका देते हैं? हमेशा
मुख्यांक का देते। किसका देते? मुख्यांक का। तो 5 में भाग देंगे किसका? 11 का। तो कितनी में भाग जाएगा? 5 में भाग दिया, किसका भाग दिया? किसका दिया? 11 का। कितनी देर जाएगा? पता नहीं सर। तो कितनी देर जाएगा? हम मान लेते हैं माना कि भाग नहीं जा रहा, तो 0 बार तो गया होगा कम से कम। कितनी बार गया होगा? 0 बार। तो 11 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? 0। ऐसे तो भाग देते हैं हम, जैसे 4 है, 4 में हम भाग देते हैं किसका? 2 का। तो भाग कितनी बार गया? 2 दूनी 4। तो इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करते थे? 2 से, तभी तो ये 4 आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखो 11 को कितनी बार भाग गया हुआ मान सकते हैं हम? 0 बार। 11 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 0। और 5 में से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5। तो आपके पास भागफल कितना प्राप्त हो गया? 0। और शेषफल कितना प्राप्त हो गया? 5 प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हो गया? 5 प्राप्त हो गया। तो आपके पास भागफल आया 0 और शेषफल कितना प्राप्त हुआ? शेषफल प्राप्त हुआ 5। शेषफल कितना प्राप्त हुआ? 5। भागफल को कहाँ लिखेंगे? भाग कहाँ तक दे दिया हमने? 13। तो इस 3 के नीचे लिखेंगे। किसको लिखेंगे? 3 के नीचे भागफल को। और शेषफल को कहाँ लिखेंगे? भाग कहाँ तक दे दिया हमने? 13 तक, 13 तक दे दिया। तो इस 13 से आगे लिखेंगे शेषफल को। आगे कहाँ लिखेंगे? 3 और 2 के बीच में। तो कितना आ गया? 52। ये हमारा क्या प्राप्त हुआ? 52 नया भाज्य प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? 52 क्या प्राप्त हुआ? नया भाज्य। जिस तरह हमने पहले स्टेप में क्या किया? नया भाज्य निकाला, नए भाज्य के बाद क्या निकाला? संशोधित भाज्य निकाला। तो इसी प्रकार सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी चलेगा। यहाँ पर भी हम क्या निकालेंगे? अब संशोधित भाज्य निकालेंगे। संशोधित भाज्य निकालेंगे। तो संशोधित भाज्य का सूत्र क्या होता है? नया भाज्य माइनस भागफल गुणा द्विजांक। तो नया भाज्य कितना है हमारे पास? 52 माइनस भागफल कितना है? कितना है भागफल? कितनी बार भाग गया बताओ? 0 बार। कितनी बार गया भाग? 0 बार। इसलिए भागफल क्या हो गया? 0 हो गया। गुणा द्विजांक। द्विजांक कितना है? 2 गुणा 2। बताओ कितना आया? 52 माइनस 0 बराबर कितना आया? 52। कितना आया? 52। तो संशोधित भाज्य हमारा कितना प्राप्त हुआ? 52 प्राप्त हुआ। अब हम आगे देखते हैं। आगे कोई अंक नहीं है और हमने देखा कि हम भाग किसका दे रहे हैं? 112। किसका दे रहे? 112। क्या है हमारा? 112। तो ये 52 में 112 का भाग नहीं जाएगा और आगे भी कोई अंक नहीं है, 112 का भाग नहीं जाएगा। इसलिए ये क्या कहलाएगा? शेषफल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शेषफल कहलाएगा, क्योंकि आगे कोई अंक उतारने के लिए नहीं है। और हम देखते हैं कि भाग किसका दे रहे? भाजक क्या है हमारा? 112 है। इसलिए और ये शेषफल, ये संशोधित भाज्य कितना हुआ है? 52 प्राप्त हुआ है। इसलिए अब ये संशोधित भाज्य क्या कहलाएगा? शेषफल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शेषफल। और इसको कैसे लिखेंगे हम? 52 माइनस 0 गुणा 2 बराबर कितना? 52। तो ये तो क्या कहलाता है? भागफल कहलाता है। और ये क्या कहलाता है? शेषफल कहलाता है। अतः भागफल बराबर कितना आ गया? अतः भागफल बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ? 40। और शेषफल बराबर कितना प्राप्त हुआ? 52 प्राप्त हुआ।